In the previous lectures, we have studied about the different structures of the reproductive system, in which we studied detail about the male reproductive structure and female reproductive structure. तो दोनों के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी ऑलरेडी. आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट है अपना चैप्टर के अंदर गैमेटोजेनेसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. तो दोनों का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर. इन द टेस्टिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट. मेल गैमेट का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है. मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म. क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म. मेल गैमेट का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है. और फीमेल गैमेट जिसको हम कहते हैं ओवम या एग, इसका फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर. एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis. तो यहाँ पे दो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. These two processes are important for the gamete formation. First of all, we will study about the spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे भी बताया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था स्ट्रक्चर, जब पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसके अंदर देखा था वहां पर टेस्टिस के अंदर वहां पर कंपार्टमेंट थे और उन कंपार्टमेंट के अंदर लोकेटेड थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखे उसके अंदर, तो उसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पर जो क्यूबोइडल सेल है, जो क्यूब लाइक होती है क्यूबोइडल सेल, उनको हम कहते हैं मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम. प्लूरल होगा तो स्पर्मेटोगोनिया. और उसके बीच बीच में कॉल्यूमनर सेल्स होती हैं जो मैंने रेड कलर में बनाई. दे आर नोन एज सर्टोली सेल्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, spermatogonium and sertoli cell in the seminiferous tubule. Now where will be spermatozoa form? तो यहाँ पर ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, स्पर्मेटोगोनियम, इन्हीं से डेवलपमेंट होगा स्पर्मेटोजोआ का. तो सबसे पहले अब इस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं. स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम के अंदर अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, बिकॉज इट इज द डिप्लॉयड सेल. स्पर्मेटोगोनियम जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल पर लोकेटेड है. स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जो कंटिन्यूअस माइटोसिस होती है जिससे कि नई स्पर्मेटोगोनियम सेल बनती है. और ये जो स्पर्मेटोगोनियम होती है इनको हम इमेच्योर जर्म सेल भी कहते हैं. इसके अंदर माइटोसिस होने से नई स्पर्मेटोगोनियम सेल्स का फॉर्मेशन होता है. लेकिन इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो होती हैं उनमें माइटोसिस के साथ डिफरेंशिएशन होता है और वहां पर सबसे पहले फॉर्मेशन होता है स्पेशल टाइप की सेल जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोगोनियम विल डेवलप और ट्रांसफर इनटू सम अदर सेल विच इज नोन एज स्पर्मेटोसाइट्स. यहाँ पर क्योंकि माइटोसिस ही हुआ है, सिर्फ डिफरेंशिएशन हुआ, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम. इट इज द 46. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब आगे चलकर इसमें होगा मियोटिक डिवीजन. एज वी नो दैट मियोसिस इज द मेन डिवीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. सो हियर meiotic division will take place. Meiosis, as you know that it occurs in the two steps. First meiosis first and meiosis second. यहाँ पे meiosis first जब होगा तो इसके अंदर बनेंगे सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट will develop into सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो इनका नंबर कितना होगा? ये बनेंगे 2. फ्रॉम वन स्पर्मेटोसाइट, ये है 1, there will be formation of 2 spermatocyte. After that meiosis second will take place and this second spermatocyte which is having 23 chromosome, now it will form spermatids. इसके अंदर अब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा और कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? 4. 4 spermatid will form which will have the haploid number or 23 number chromosome. And now the shape of spermatid will transform. स्पर्मेटिड का जो शेप होता है वो नॉर्मली राउंड शेप का होते हैं और अब इनके अंदर इनके शेप के अंदर चेंजेस आएंगे. शेप के अंदर चेंजेस आने के बाद ये जो राउंड था अब ये
बन जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे एक वर्ड है, ध्यान रखना आपको, स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, बट एंटायर प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ तक का जो ये पूरा प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दोनों मिलते जुलते वर्ड ध्यान रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस है, दिस इज द स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर भी इनका जो नंबर होता है हैप्लॉइड होता है, जिसका ह्यूमन के अंदर 23 नंबर हो गया। ये वही डायग्राम के थ्रू इधर बताया गया है, जैसे कि ये इनर वॉल हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल हो गई, और बीच में ये यहाँ पे दिखाई है सर्टोली सेल। अब ये सेल डिफरेंशिएट होकर सबसे पहले क्या बना रही है, प्राइमर स्पर्मेटोसाइट। प्राइमर स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पर कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। 2 क्या बनते हैं, ये दोनों सेम ही है, 2 बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पर टोटल 4 क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड, एंड दिस विल फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर टोटल 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटोजोआ। तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा। नाउ इसके बाद का जो डायग्राम मैंने ऐसे लिखा है, तो ये जो है स्पर्मेटोजोआ एम्बेडेड देयर हेड इन द सर्टोली सेल, इन द ये है सर्टोली सेल। तो उसका जो हेड होता है वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड होता है, and after then they get the nutrition from Sertoli cell. Later on, the release of this spermatozoa from seminiferous tubule is called spermiation. Another word terminology you have to remember, spermiation, releasing of spermatozoa from the seminiferous tubule is called spermiation. तो ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। नाउ इन दिस वे स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। नाउ वी विल सी अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, what kind of hormones are important, and then we will see about the structure of sperm. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना, इसी के आगे होता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हार्मोनल कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कौन कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ही स्पर्मेटोजेनेसिस शुरुआत होता है। तो इसके अंदर अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, और फाइनली स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ लोकेटेड थी, जैसे मान लो अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, अगर इसके अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स लोकेटेड थी, तो इनके अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ का। लेकिन इनका कंट्रोल अगर बात करें, हार्मोन कंट्रोल की बात करें, तो इसका हार्मोनल कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। वहाँ से किस तरह से होता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है, इट रिलीजेस द हार्मोन, उसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन्स है दे आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाउ दिस हार्मोन विल एक्ट अपॉन द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ पर एक्ट करेंगे, किस पर काम करेंगे, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेंगे। जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेंगे, और वहां पर 2 तरह के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनका नाम है FSH एंड LH। क्या नाम है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन मिलकर अब आगे कंट्रोल करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो ये जो है LH, जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिस हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल एक्ट अपॉन लेडिक सेल। तो यहाँ पर ये किस पे काम करेगा, इट विल एक्ट अपॉन द लेडिक सेल। तो आपको याद रखना है
LH hormone or L Leydig cell. It will act upon the Leydig cell and then Leydig cell will release the androgen and mainly testosterone hormone. तो मेन जो हार्मोन होता है मेल के अंदर वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं, बट इट इज आल्सो यूजफुल for the different characteristic feature of the male like muscular body and all other character of the male are mainly controlled by the testosterone hormone. This Leydig cell, as you know, is also known as interstitial cell. यहाँ पर देखिए जैसे मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो उसके बीच का जो स्पेस था ये वाला उसके अंदर हमने स्टडी किया था जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस देखा था. तो यहाँ पर ये जो बीच की जो सेल्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं Leydig cell या interstitial cell. This will release the androgen and this androgen will move in the seminiferous tubule to stimulate the spermatogonium. तो ये जो सेल है Leydig cell एंड्रोजन रिलीज करेंगे और ये क्या करेंगे स्टिमुलेट करेंगे आगे चलकर स्पर्मेटोगोनियम सेल को फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे. दूसरा जो है FSH हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट करेंगे सर्टोली सेल के ऊपर. सर्टोली सेल जो होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इनमें प्रेजेंट होते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. क्या प्रेजेंट होते हैं और कुछ और सब्सटेंस भी होते हैं. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर. तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेंगे और कुल मिला के स्पर्मेटोजेनेसिस को ये बढ़ाते हैं. लेकिन यहाँ पर ये एक और काम करते हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस अगर एक्सेस हो जाए अगर बढ़ जाए तो उस समय ये सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं इनहिबिन. तो इनहिबिन जो सब्सटेंस है ये एक्ट करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर और कुछ अमाउंट में ये हाइपोथैलेमस पर भी एक्ट करेगा और ये प्रोवाइड करेगा नेगेटिव फीडबैक. इनहिबिन विल प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक to stop the formation or the process of the spermatogenesis. अगर spermatogenesis ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करेगा inhibin which will be released by the Sertoli cell. तो इस तरह से FSH और LH जो है मिलकर हार्मोनल कंट्रोल करेंगे spermatogenesis का. Now we will see the structure of a one sperm cell or one spermatozoa. तो इसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है. इसके अंदर टोटल 4 पार्ट आपको याद रखने हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. तो इसको आपको क्लियर कट इजीली 4 पार्ट के अंदर याद रखना है. सबसे पहला पार्ट होता है और मेन पार्ट ऊपर का उसको कहते हैं हेड. तो हेड पार्ट के अंदर भी आगे का जो पार्ट होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम. इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. इट इज कॉल्ड एक्रोसोम. और ये जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये दीज आर द लाइटिक एंजाइम. इसके अंदर बहुत सारे लाइटिक एंजाइम भरे होते हैं विच हेल्प ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एंड दे आर यूजफुल फॉर द डिस्ट्रॉइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय ये लाइटिक एंजाइम उसमें काम आते हैं फॉर द डिस्ट्रॉइंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. ये ध्यान रखना एक्रोसोम इज यूजफुल. एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं. एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी और उसके बाद हेड के अंदर ही लोकेटेड होता है वन इलोंगेटेड न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस इज फिल्ड विद द क्रोमोसोम मटेरियल और क्रोमेटिन मटेरियल से फिल्ड होता है. और हम जानते हैं कि स्पर्म की जो प्लॉइडी होती है वो होती है हैप्लॉइड. 23 क्रोमोसोम्स आर देयर. तो हेड पार्ट हो गया, हेड इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया और एक्रोसोम हो गया. दूसरा रीजन होता है नेक. तो यहाँ पर एक स्मॉल नेक लाइक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज नेक. नेक का इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है बट यू कैन नो. नेक जो होता है उसके अंदर लोकेटेड होते हैं सेंट्रियोल. यहाँ पर क्या लोकेटेड होता है सेंट्रियोल. सेंट्रियोल यहाँ पे होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल. और सेंट्रियोल से यहाँ पर आप ये जो रेड कलर में देख रहे हो ये एनसीईआरटी में दिखा रखा है लेकिन इसका बारे में दिया नहीं गेट किया है. ये जो देख रहे हो रेड कलर के अंदर जो जा रहा है इट इज एक्सियल फिलामेंट. उसको हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट. और ये जो एक्सियल फिलामेंट है
ये पास होगा मिडल पीस से और फिर जाएगा टेल में। तो यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट यहाँ से रिलीज होता है, नेक के अंदर सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट पास होता है। नेक्स्ट पार्ट है मिडल पीस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं इसको भी। मिडल पार्ट जो होता है, मिडल पार्ट के अंदर स्पाइरली अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देयर आर स्पाइरली अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड as we know that mitochondria provide the energy, so this part is also known as energy chamber of the sperm। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको एनर्जी चैम्बर भी कहा जाता है। वन मोर थिंग यू शुड नो, इन द मिडल पीस देयर इज थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड मेन शेट। क्या कहा जाता है? मेन शेट या मेन शेटे कहा जाता है। दिस इज डिफरेंट न्यू वर्ड फॉर यू। मेन शेटे, दिस इज द thin layer of the cytoplasm present in the middle piece। तो यहाँ पर ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरली अरेंज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है टेल। तो टेल लास्ट पार्ट होता है और ये क्या करता है? ये इट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्म, स्विमिंग में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखिए कि जो नेक से जो सेंट्रियोल यहाँ से जो एक्सियल फिलामेंट जा रहा है, मिडल पीस के एंड में जाके वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एन्युलस और रिंग सेंट्रियोल। उसको हम कहते हैं एन्युलस या रिंग सेंट्रियोल एट द एंड ऑफ मिडल पीस। तो यहाँ पर ये स्पेशल, लेकिन इसका फंक्शन अननोन है, बट यू शुड नो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। एंड आल्सो दिस एक्सियल फिलामेंट इज सराउंडेड बाय वन स्पेशल टाइप ऑफ शीट इन द मिडल पीस which is known as Nebenkern sheet। उसको हम कहते हैं Nebenkern sheet। तो ये एक वर्ड आपको नया आपके लिए ध्यान रखना है, Nebenkern sheet in the middle piece axial filament is surrounded by a particular sheet which is known as Nebenkern sheet। तो ये Nebenkern sheet के बारे में दे रखा है। और लास्ट टेल पार्ट हो गया जो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। अगर हम बात करें मेल के बारे में, तो मेल जो होता है एक टाइम में 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजेकुलेट करता है। हाउ मेनी? 200 to 300 मिलियन। एंड उसमें से 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप होने चाहिए और उसके अंदर भी 40% जो है वो स्पेशल विगरस मोटिलिटी को शो करना चाहिए। तो ये डेटा आपको याद रखना है, 200 से 300 मिलियन, 60% नॉर्मल शेप, 40% विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो डिफरेंट डक्ट के थ्रू गुजरते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर में देखा था। तो वहाँ पर जो एपिडिडाइमिस है, वास डेफरेंस के थ्रू होते हुए फिर वो आगे जाके यूरेथ्रा में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी डक्ट हैं ये भी इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं और आगे चलकर प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल के भी सिक्रेशन इनमें जाके मिलते हैं जो इनकी मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। और फाइनली स्पर्म के साथ में जब डिफरेंट फ्लूइड के साथ जब ये मिलेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा के साथ में मिलेंगे, तो उसको जाके हम उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेमन। ये आपको ध्यान रखना है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस डिफरेंट सिक्रीशंस। सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब होता है प्रोस्टेट हो गया, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल हो गया, इनके जो सिक्रीशंस है जिसके बारे में हमने पढ़ चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर। तो उनके जो सिक्रीशंस होते हैं, जो फ्लूइड बनाते हैं, उसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। बट जब उसके साथ में स्पर्म ऐड हो जाता है तो उस फ्लूइड को अब हम कहते हैं सीमन। तो ये सीमन का फॉर्मेशन करते हैं और फाइनली सीमन के अंदर स्पर्म ट्रैवल करते हैं एंड दे विल बी इजेकुलेट। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और हमने देखा स्पर्म का स्ट्रक्चर। सो